हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैं रश्मि गौड़ आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में अपन ने कॉलेज लेक्चर का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर सॉल्व किया था। और आप सभी को अगर ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन की अपडेट आपको मिल सके। और अगर आप चाहते हो कि मेरे इस चैनल पे मैं आप कोई एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर सजेस्ट कर सकते हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम कॉलेज लेक्चर के केमिस्ट्री सेकंड पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें भी 150 क्वेश्चन है। फर्स्ट जो वीडियो हमने डाला था वो काफ़ी लेंदी हो गया था 150 क्वेश्चन की वजह से, 1.5 घंटे का वीडियो बना था। सो आज हम इस पेपर को 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अभी 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आइए शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। यूरोपियम का एटॉमिक नंबर 63 दे रखा है। तो 63 एटॉमिक नंबर यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है। लेंथेनाइड्स जो कि 58 से स्टार्ट होकर 71 तक होते हैं। तो देखिए इनका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से रहता है कि सीरियम, प्रेसिमोडाइनियम, नियोडाइनियम, फिर प्रोमीथियम, सेमेरियम एंड यूरोपियम। तो ये यहाँ से सीरियम से एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं, तो यहाँ से 4f1 से स्टार्ट होगा और ये 6 तक है। तो यूरोपियम का 4f6 होना चाहिए था और 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है और ये 6s2 इस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन 4f7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल होता है। सो ये जो डी वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर उत्तेजित हो जाता है और ये हो जाता है 4f7 और 6s2। तो सो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है एक्टिनाइड्स विच एग्जिबिट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आर। तो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच एक्सप्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लेंथेनाइड आयन। लेंथेनाइड आयन के मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, μ=g√J+1। और यहाँ पे J क्या होता है, L+S, यानी कि यहाँ पर कक्षीय आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण दोनों यूज़ आते हैं कैलकुलेट करने में मैग्नेटिक मोमेंट को। और ये थर्ड नंबर फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज़ नॉट पैरामैग्नेटिक। इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक यानी जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होंगे। तो ये जो फोर्थ नंबर आंसर है वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4f14 हो जाता है, यानी कि टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे सभी, क्योंकि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्यूरियम एटॉमिक नंबर 96 दे रखा है। तो देखिए कि एफ ब्लॉक की अगर अपन बात करते हैं तो जो लेंथेनाइड्स है उसमें तो गैडोलिनियम और जो एक्टिनाइड्स है उसमें क्यूरियम, ये जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो 5f7 एंड 6d1, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8। इसी तरह से गैडोलिनियम में 4f7 एंड 5d1, यानी कि 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर ये फर्स्ट नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मेंबर ऑफ लेंथेनाइड सीरीज विच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सीरियम प्रदर्शित करता है। और सीरियम के अलावा अगर अपन बात करें तो सीरियम के अलावा प्रेसिमोडाइनियम एंड टर्बियम एंड डायस्प्रोस्मियम, ये सभी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन इसमें से स्टेबल सबसे सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज़ कलरलेस। कलरलेस कौन सा है। तो देखिए अभी अपन ने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, लुटेशियम +4, यानी कि इसमें 4f14 इलेक्ट्रॉन है, सभी के सभी पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें अब्सेंट है। सो ये कलरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द फॉर्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन इज। तो ये हम पहले सेट के पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला B3H3N3H6 होता है। इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर डाइबोरेन। तो डाइबोरेन की स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से होती है, ये होता है डाइबोरेन। तो इसमें देखिए ये जो बोरोन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, 4 बॉन्ड है।
और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये बनाना बॉन्ड कहलाते हैं। सो देखते हैं इसके ऑप्शन। तो ये जो थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड बनाना बॉन्ड, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कार्बोरेन इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डेकाबोरेन 14। तो देखिए डेकाबोरेन का फॉर्मूला क्या होगा, B10, डेका का मतलब B10 होगा और हाइड्रोजन दे रखा है 14 आगे। तो अब ये पूछा है कि किससे क्रिया करके कार्बोरेन बनाता है, तो ये एथाइन से रिएक्शन करके कार्बोरेन का फॉर्मेशन करता है। ये किसी लुइस बेस की प्रेजेंस में और एथाइन से रिएक्शन करता है और ये इस तरीके से कार्बोरेन का फॉर्मेशन करता है C2B10H12 एंड ये H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन निकल जाते हैं, तो ये कहलाता है कार्बोरेन C2B10H12। तो ये एथाइन से रिएक्शन करके बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है बोराजीन इज़ रिएक्टिव देन बेंजीन। बेंजीन से कंपैरिजन करके पूछा है इसमें। तो बोराजीन जैसे मैंने अभी बताया, बोराजीन बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन एक ही बात है। इसका फॉर्मूला B3N3H6 होता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। ये यहाँ बोरोन 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 और यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन रहता है और हर एक एटम से यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है और इस तरीके से अंदर जो है वो 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं बेंजीन की तरह। तो ये जो है इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये बेंजीन से मोर रिएक्टिव होता है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 12 क्वेश्चन में देखिए पूछा है टोटल नंबर ऑफ 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड इन डाइबोरेन। तो अभी हमने ऊपर स्ट्रक्चर इसकी डिस्कस की थी, तो इसमें बोरोन से और हाइड्रोजन इस तरीके से ये 2 बनाना बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं, तो आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सिलिकन सार। तो सिलिकन्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं सिलिकन, कार्बन एंड ऑक्सीजन के। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन सही रहेगा, सिलिकन, कार्बन एंड ऑक्सीजन के पॉलीमर। 14 क्वेश्चन में देखिए पूछा है फंडामेंटल यूनिट फाउंड इन ऑल सिलिकेट्स इज। तो फंडामेंटल यूनिट जो होती है SiO4 4-, ये आंसर सही रहेगा। सभी सिलिकेट्स की आधारभूत इकाई से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन और शेप पूछ रखी है। तो देखिए XeF4 में टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8 और +4 यूनिवेलेंट एटम अपॉन 2 करेंगे तो ये आएगा 6, यानी कि और F जो है वो एक वीक लिगेंड है। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा और शेप जो आएगी स्क्वायर प्लेनर आएगी। और क्योंकि इसमें जो जिनोन में है 2 तो लोन पेयर प्रेजेंट है और 4 जो है वो फ्लोरीन है, तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप में प्रेजेंट रहेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्योमेट्री पूछी है XeF2 की सॉरी। तो इस तरीके से निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और फ्लोरीन 2 अपॉन 2 करेंगे तो इसमें 5 आएगा ये, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d और sp3d की शेप ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। यहाँ इक्वेटोरियल बॉन्ड पर लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन यहाँ, तो ये इसकी लीनियर स्ट्रक्चर रहेगी। सो 4th नंबर आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन ही पूछा है ICl2- का। तो देखिए इसी तरीके से आयोडीन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, यूनिवेलेंट एटम 2 और -1 चार्ज है, सो यहाँ पे +1 आएगा अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 5। तो यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा और वो सेम ऊपर वाले मॉलिक्यूल की तरह जो लोन पेयर्स रहेंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेंगे और ये एक्सियल बॉन्ड पर आयोडीन प्रेजेंट क्लोरीन प्रेजेंट रहेंगे, सो लीनियर शेप आएगी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में द डायमेंशनल ऑफ यूनिट सेल आर, ये दे रखा है अपन को A=B इज़ नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए ये अपन याद करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इसकी ट्रिक। CTO RHMT इस तरीके से याद करते हैं इसे, RHMT। और जो फर्स्ट होता है उसमें A=B=C आता है और जो सेकंड आता है उसमें A=B=C में C को यहाँ डबल बॉन्ड को कट करते हैं, यानी कि B इज़ नॉट इक्वल टू C आता है, इसलिए यह रहेगा T से, यानी कि टेट्रागोनल। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। इनमें से कौन सा फ्रैंकल डिफेक्ट में नहीं आता है। तो KBr जो है फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं आता है इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। बाकी AgBr AgCl और ZnS में फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है टू मेक जर्मेनियम ए P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इट इज़ डोप्ड विद। तो देखिए जर्मेनियम को सेमीकंडक्टर बनाना है P टाइप, तो कौन
सी इम्प्योरिटी इसमें ड्रॉप्ड करनी पड़ेगी। तो देखिए जर्मेनियम यहाँ कार्बन वाले एलिमेंट्स में आता है इस तरीके से यहाँ पर। तो ये खुद जो है वो टेट्रावेलेंट होता है। तो अगर अपन को पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो इसमें ट्राईवेलेंट वाली इम्प्योरिटी लाई जाती है, जबकि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यहाँ जो पेंटावेलेंट होते हैं वो एटम मिलाए जाते हैं। सो इसमें आंसर जो है वो ट्राईवेलेंट होगा, यानी जो बेरिलियम ग्रुप वाली लाइन के एलिमेंट इसमें मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डिफेक्ट्स डिक्रीजेज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी किस में डिक्रीज होती है? तो शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि इसमें जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं या शॉर्ट हो जाते हैं। अपन ऐसे बोलते हैं, इस तरीके से याद करते हैं कि उनकी शॉर्टनेस हो जाती है यहाँ पर। तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्रिस्टल की डेंसिटी डाउन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ब्रैग इक्वेशन। तो ब्रैग इक्वेशन होती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। फर्स्ट इक्वेशन ब्रैग इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन ए क्रिस्टल। तो किसी क्रिस्टल में ब्रेविस लैटिस की जो संख्या होती है वो 14 होती है। 14 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एन यूनिट सेल ऑफ ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, यानी कि FCC में पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए FCC की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम रहता है, उसके अलावा हर एक फेस के सेंटर पर। तो प्रत्येक कॉर्नर का निकालेंगे तो 8 × 1 + 8 1/8 प्लस फेस का निकालेंगे तो 6 × 1/2। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4। तो आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि स्टार्च और सेलुलोज में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं इनको। तो देखिए जो स्टार्च होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है, जबकि जो सेलुलोज होता है वो होता है बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो इसके द्वारा इसमें विभेद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो देखिए कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा कि जो ग्लूकोज है उसका जो एल्डिहाइड और एल्कोहल, जो फर्स्ट नंबर पर एल्डिहाइड और 6 नंबर पर जो एल्कोहल ग्रुप होता है, दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देगा और उनकी जगह COOH ग्रुप आ जाएंगे, यानी कि एसिटिक ग्रुप आ जाएंगे दोनों की जगह। तो वो कहलाता है सैकेरिक एसिड कहलाता है। सो इसका आंसर ये 4th नंबर रहेगा। और फर्स्ट एंड 6 दोनों कार्बन पर इसमें COH ग्रुप होंगे, बाकी CH2OH ग्रुप होंगे। टोटल 6 नंबर कार्बन इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन्वर्ट शुगर। तो देखिए इन्वर्ट शुगर जो है सुक्रोज को बोलते हैं, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर को भी इन्वर्ट शुगर ही कहा जाता है, क्योंकि दोनों सुक्रोज का फॉर्मेशन ही करती है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो RPSC ने डिलीट माना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है थाइमिन बेस कौन सा है। इनमें से थाइमिन बेस की स्ट्रक्चर, तो ये 3rd नंबर जो स्ट्रक्चर होती है वो थाइमिन बेस की होती है। डबल बॉन्ड O पाए जाते हैं 1st एंड 3rd पोजीशन पर, एंड CH3 ग्रुप रहता है एक इसमें प्रेजेंट रिंग में। ये स्ट्रक्चर जो है थाइमिन बेस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो इंसुलिन कहलाता है। इंसुलिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज यूनिट्स ऑफ सेलुलोज। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सेलुलोज में जो है वो बीटा डी ग्लूकोज होता है। सो इसमें बॉन्ड जो है वो बीटा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द शुगर मोइटी प्रेजेंट इन DNA मॉलिक्यूल्स। तो DNA में बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। मतलब एक जो कार्बन होता है उसमें OH की बजाय यहाँ पर हाइड्रोजन ही पाया जाता है, ऑक्सीजन इसमें नहीं पाया जाता है 2nd नंबर कार्बन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है पिपेरिन ऑन हाइड्रोलाइसिस बाय एल्कली गिव्स। तो एल्कली के द्वारा पिपेरिन का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो देखिए पिपेरिन की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। ये पिपरिडीन एटम यहाँ से जुड़ा रहता है और यहाँ से ये डबल बॉन्ड और यहाँ ये 6 मेंबर्ड रिंग है और फिर यहाँ पे होती है 5 मेंबर्ड रिंग। इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर्स में होती है। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है,
यहाँ OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा। तो देखिए ये तो एसिड बन गया इधर और वो बन गया पिपरीडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पिपेरिक एसिड और ये पिपरीडीन, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है निकोटीन ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स। निकोटीन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंट में तो क्या मिलता है हमें। तो देखिए निकोटीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ये यहाँ फिर 5 मेंबर्ड रिंग होती है इस तरीके से, और यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है, यानी कि पिरिडीन स्ट्रक्चर होती है इसमें। और ये पायरोलिडिन रिंग कहलाती है। 5 मेंबर जो होती है ये पायरोलिडिन रिंग होती है, ये पिरिडीन रिंग होती है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ से ये कार्बन जो प्रेजेंट होता है यहाँ पर एसिडिक ग्रुप आ जाता है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी C+O और ये OH आ जाएगा। तो ये जो है वो कहलाता है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड या फिर इसको अपन कह सकते हैं नाइसिन, इसे नाइसिन भी कह दिया जाता है। तो निकोटीन के ऑक्सीडेशन से निकोटिनिक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा। तो कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर में 4 रिंग होती है इस तरीके से, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग, फिर यहाँ एक 6 मेंबर रिंग, देन 5 मेंबर रिंग, और यहाँ फिर कुछ एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं यहाँ से, और यहाँ पर होता है OH बॉन्ड, यानी कि अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट रहता है इसमें। तो जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये अल्कोहल ग्रुप जो है वो कीटोनिक ग्रुप में चेंज होगा। तो इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इसमें चेंज हो जाता है, तो ये कहलाता है कोलेस्ट्रिनोन। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है व्हेन एसिटोएसिटिक एस्टर रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजन इट फॉर्म्स। तो देखिए फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में एसिटोएसिटिक एस्टर कुछ इस तरीके से रिएक्शन करेगा कि ये एसिटोएसिटिक एस्टर, और इसकी रिएक्शन करानी है हमें फिनाइल हाइड्रोजन से इस तरीके से N डबल बॉन्ड N। तो यहाँ देखिए कुछ होता है एडिशन रिएक्शन, और यहाँ से इस तरीके से ये एक 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन, यानी कि दोनों नाइट्रोजन जो है वो इस N हाइड्राइड से एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 ग्रुप आ जाता है, और यहाँ पे ये फिनाइल रिंग पहले से जुड़ी हुई है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कहलाती है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि 3 पर मिथाइल ग्रुप, और ये जो 1 पोजीशन है उस पर फिनाइल, और ये जो रिंग कहलाती है ये रिंग कहलाती है पायरेलोजोन रिंग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3 मिथाइल 1 फिनाइल 3 मिथाइल 1 फिनाइल पायरेजोलोन, ये आंसर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है मेलोनिक एस्टर रिएक्ट विद यूरिया इन प्रेजेंस ऑफ POCl3 इट गिव्स। तो मेलोनिक स्ट्रक्चर की एस्टर की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है C2H5 एंड COO C2H5, और इसकी अगर रिएक्शन कराते हैं यूरिया से इस तरीके से डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से रिएक्शन करके, और ये कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ जो C डबल बॉन्ड O रहता है ना एस्टर में, तो उसका ऑक्सीजन, और यहाँ से ये H2, यहाँ से ऑक्सीजन H2 ये निकलेगा, और 2 H2O के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, और ये बनाता है बारबिटूरिक एसिड, और यहाँ से ये C2H5OH और हाइड्रोजन निकलते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगी कुछ NH डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, यानी कि देखिए ये तो यूरिया की स्ट्रक्चर हो गई, और ये हो गया मेलोनिक एस्टर, यानी कि इसका जो एस्टर ग्रुप है वो रिएक्शन करके एलिमिनेट हो जाता है, और इस तरीके से दोनों ऐड होकर के बारबिटूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। सो करेक्ट आंसर थर्ड नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ बेस पिरिडीन टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, द रिएक्शन इज नोन एज। तो देखिए ये जो रिएक्शन होती है वो नोवेंजल रिएक्शन कहलाती है। नोवेंजल रिएक्शन में क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, यानी कि अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा वो हम देख सकते हैं, एसिटोएसिटिक एस्टर, ये C डबल बॉन्ड O OET, और इसी तरीके से यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये OET,
और ये रिएक्शन करता है किसी एल्डिहाइड से, किसकी प्रेजेंस में, पिप्रिडीन की प्रेजेंस में, ये पिप्रिडीन की प्रेजेंस। और ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है कि एल्डिहाइड का O ग्रुप और यहाँ ये एक्टिव मिथाइलिन जो ग्रुप है उसका H2 मिलकर के और एक H2 मॉलिक्यूल निकालते हैं और यहाँ से ये डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखिए इस तरीके से मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखिए इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है अपने यहाँ से ऑक्सीजन निकला और यहाँ से इसका H2 निकल करके H2 एक मॉलिक्यूल निकला और इस तरीके से जुड़ गया। अब जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये जो एस्टर ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक कार्बन पर 2 COH ग्रुप स्टेबल नहीं रहते, इसलिए एक CO2 के रूप में निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, अल्फा बीटा, इस तरीके से एसिड बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो ये रिएक्शन कहलाती है नो बेंज़ल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन क्लेजन कंडेंसेशन। तो क्लेजन कंडेंसेशन में 2 एस्टर का कंडेंसेशन होता है और इसमें बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन होता है और जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन का फॉर्मेशन इसमें इंटरमीडिएट के रूप में होता है। नेक्स्ट सेक्शन में गिलमान रिएजेंट पूछा है, तो गिलमान रिएजेंट R2CuLi, इसे गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में पूछा है ग्रिग्ना रिएजेंट की रिएक्शन दे रखी है एपॉक्साइड रिंग से। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से ये रिंग टूटती है और O के साथ में MgBr जुड़ता है और कार्बन के साथ में एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है, यानी कि ये ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ MgBr निकल करके हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये सेकंड नंबर ऑप्शन आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा है ऑर्थोब्रोमोफ्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद लिथियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूरेन टू फॉर्म 1,4-इपोक्सी 1,4-डाईहाइड्रोनेफ्थलीन। तो ये रिएक्शन दे रखी है हमें। आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछा है। तो देखिए इस तरीके से रिएक्शन दे रखी है कि ये जो ऑर्थोब्रोमोफ्लोरोबेंजीन है ये इस तरीके से दे रखा है और ये लिथियम अमलगम की प्रेजेंस में, लिथियम अमलगम की प्रेजेंस में, और ये फ्यूरेन से रिएक्शन दे रखी है, ये फ्यूरेन से रिएक्शन। तो देखिए लिथियम अमलगम की प्रेजेंस में ये जो ऑर्थोफ्लोरोबेंजीन है ये फॉर्मेशन करता है बेंजाइन का। तो ये इस तरीके से बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ। अब ये जो बेंजाइन मॉलिक्यूल होता है ये स्टेबल नहीं होता है, ये दूसरे बेंजाइन से रिएक्शन करके और ये डाईफिनाइल का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से ये नेफ्थलीन का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये जो नेफ्थलीन होगा ये फ्यूरेन से एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। देखिए इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से ये रिएक्शन करके यहाँ पे इस तरीके की ये रिंग बना लेगा। तो ये कहलाता है 1,4-इपोक्सी, यानी 1 एंड ये 4th कार्बन 1,4-इपोक्सी एंड 1,4-डाईहाइड्रोनेफ्थलीन। तो ये इसका नाम 1,4-इपोक्सी 1,4-डाईहाइड्रोनेफ्थलीन कहलाता है। सो इसमें पूछा है इंटरमीडिएट क्या बनेगा। तो इंटरमीडिएट जो है वो बेंजाइन का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट के रूप में रहता है। नेक्स्ट रिएक्शन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्ना रिएजेंट एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलाइसिस गिव्स एल्डिहाइड। इनमें से जो कौन सा एस्टर है वो रिएक्शन करके ग्रिग्ना रिएजेंट से रिएक्शन करके और एल्डिहाइड देता है। तो देखिए कि इसमें जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में आप देखोगे कि जो दे रखा है एस्टर उसमें से यहाँ से ये बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा और ये अल्कोहल के रूप में ये अलग हो जाता है। और इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन में जब अपन देखेंगे यहाँ पर जब एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, जबकि बाकी तीनों में कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो 4th नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछी है द शेप ऑफ XeO2F2 मॉलिक्यूल की। तो उसी तरीके से निकालेंगे। जिनोन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और यूनिवेलेंट इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन 2 है, ये 2। तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ये 5 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, यानी कि ट्राइगोनल बाईपायरामिडल स्ट्रक्चर और रहेगी इसमें। अब देखिए इसमें ऑप्शन में हमें सीसा दिया नहीं है ऑप्शन में, इसलिए इसकी करेक्ट आंसर अपन ट्राइगोनल बाईपायरामिडल ही करेंगे। अदरवाइज इसमें ऐसा होता है कि एक लोन पेयर इसमें प्रेजेंट है, सो एक लोन पेयर रहता है। सो ये जो शेप है वो शीशा आनी चाहिए, लेकिन इसमें ट्राइगोनल बाईपायरामिडल जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है सीमेंट, सिरेमिक्स एंड ग्लास इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री ऑफ। तो ये सिलिकेट्स, इन सभी में क्या यूज़ होता है, सिलिकेट्स यूज़ होता है। सीमेंट में सिरेमिक्स एंड
जो ग्लास इंडस्ट्री होती है उसमें सभी में सिलिकेट्स काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कन्वर्जन ऑफ H2S इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इज़ पॉसिबल बाय फॉलोइंग मेथड। तो H2S का और सल्फर में चेंज जो है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है। सो फर्स्ट नंबर ऑप्शन रहेगा। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है सेट में, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी क्वेश्चन सेट से रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप सेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूँगी, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा रखे हैं 2012 और 2013 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट रिलेटेड टू कोलाइडल सॉल्यूशन। इनमें से कोलाइडल सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो डिफ्यूज़न जो होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं है। डिफ्यूज़न में क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ऐसे ही वो गमन करते हैं मॉलिक्यूल्स, कोई इसमें पारगम्य मतलब झिल्ली वगैरह नहीं होती है। और जबकि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ना उसमें एक झिल्ली के द्वारा और अधिक सांद्रता से और कम सांद्रता की ओर गमन होता है, इसलिए ये इसका आंसर जो है वो डिफ्यूज़न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है द एफिशिएंसी ऑफ कोग्लूटेशन डिपेंड्स अपॉन वैलेंसी ऑफ कैटाइन एज फॉलोज। तो हमें पता है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे स्कंदन की क्षमता बढ़ती जाती है। ये कौन सा रूल है, तो ये हार्डी-सुलजे नियम अपन पढ़ते हैं। तो वो कहता है कि जब धनायन का चार्ज बढ़ता है तो उसकी स्कंदन की क्षमता भी बढ़ती है। सो इसका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है इफ़ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर इज़ हीटेड विद I2 एंड हाइड्रोलाइज्ड विद एसिड, तो प्रोडक्ट पूछा है। तो देखिए सोडियम ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो ये जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो इसके जो दो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पे भी ये सेम मॉलिक्यूल इस तरीके से आ जाएगा। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, तो ये एस्टर अलग हो जाएंगे और यहाँ से ये बनेगा सक्सिनिक एसिड। तो ये जो सक्सिनिक एसिड है इसका हाइड्रोलाइसिस यहाँ से जो एस्टर है वो भी निकल करके यहाँ पे OH आ जाते हैं, तो ये सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सो करेक्ट आंसर इसका थर्ड नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन सेट के एग्जाम में। ऑयल ऑफ हेमलॉक वॉज ड्रंक बाय सुकरात व्हेन ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, आइडेंटिफाई द एल्कोहल रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। तो ये कोनीइन हमने पढ़ा था, इसका आंसर कोनीइन होता है। कोनीइन मिला करके शुक्रात को दिया गया था उसे मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि E=n² H² अपॉन 8ma² होता है, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पूछ रखी है। तो देखिए H∅ IOTA-H del psi अपॉन del t, ये इक्वेशन अपन पढ़ते हैं। और यहाँ psi इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड t, सो H रहता है IOTA-H। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि परिक्षिप्त माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था पूछी है मक्खन में। तो मक्खन में जो माध्यम रहता है वो ठोस रहता है सॉलिड, और जो प्रावस्था रहती है वो लिक्विड रहती है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेथड टू प्यूरिफाई कोलाइड। कोलाइड को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ नहीं किया जाता है। तो कोग्लूटेशन जो मेथड होता है वो प्यूरिफाई करने में काम नहीं आता है। बाकी इलेक्ट्रोडायलिसिस, डायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूज़ आते हैं प्यूरिफाई करने के लिए किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा है इल्यूएंट स्ट्रेंथ इज़ ए मेजर ऑफ। इल्यूएंट स्ट्रेंथ किस में काम में आती है। तो ये सॉल्वेंट की अब्जॉर्प्शन एनर्जी को फाइंड आउट करने में काम में ली जाती है इल्यूएंट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा है विल्किंसन कैटलिस्ट इज़ यूज्ड फॉर। तो विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन में काम आता है, सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। और ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है वो जो कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है उनके हाइड्रोजनेशन में काम में लिया जाता है, क्योंकि ये खुद एक बल्कि ग्रुप होता है, इसलिए ये हिंड्रेंस की वजह से लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का
हाइड्रोजनेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एन एग्जाम्पल ऑफ सैंडविच कंपाउंड। सैंडविच कंपाउंड का एग्जाम्पल फेरोसिन होता है। फेरोसिन क्या होता है? 5 मेंबर्ड रिंग, इस तरीके से, यहाँ पे आयरन बीच में रहता है और ये यहाँ भी 5 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से बॉन्ड बना के रखता है, ये फेरोसिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट टू कन्वर्ट एस्टर इनटू अल्कोहल। तो एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए, रिएक्शन दे रखी है कार्बोनाइल और एल्कीन की, और ये एडिशन रिएक्शन है, तो ये कहलाती है पैटर्नो-बुची रिएक्शन, जिसमें कि कार्बोनाइल और एल्कीन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कैटलिस्ट यूज्ड इन रोजेनमुंड रिडक्शन। तो रोजेनमुंड रिडक्शन में PDBSO4 यानी कि लिंडार कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि ये RCOCl जो है वो RCOH में यानी कि एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है रोजेनमुंड रिडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द एसिड विच डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये पिक्रिक एसिड कहलाता है। पिक्रिक एसिड में क्या होता है कि बेंजीन रिंग पर 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े रहते हैं और यहाँ पर ये एक OH ग्रुप रहता है। इस तरीके से होती है पिक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर। तो ये नाइट्रो ग्रुप की विड्रॉइंग एबिलिटी की वजह से ये मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, इसकी वजह से ये हाइड्रोजन आसानी से यहाँ से निकल जाता है। तो ये एसिडिक नेचर शो करता है, जबकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता है पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DTA से पूछा हुआ है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट देखिए, पूछा है द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ इनर्ट रेफरेंस मटेरियल। तो इनर्ट एक रेफरेंस मटेरियल से और जिसका टेम्परेचर हमें ज्ञात करना है उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। द टेम्परेचर रिमेन सेम अंटिल थर्मल इवेंट अकर्स। जब कोई तापीय घटना होती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट यानी सेम रहता है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और फोर्थ ऑप्शन देखिए, द प्लॉट ऑफ डेल्टा T वर्सेस T गिव्स थर्मोग्राम। हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है टेम्परेचर और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको हम थर्मोग्राम कहते हैं। इसमें ये जो सैंपल लिया जाता है और एक रेफरेंस लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करके और टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो देखिए कि द केस ऑफ एन एक्सटर्नल इवेंट बीइंग एक्सोथर्मिक द टेम्परेचर ऑफ द रेफरेंस एक्सीड देन दैट ऑफ द सेम देन दैट ऑफ सैंपल। यानी कि सैंपल की बजाय इसमें जो प्रतिदर्श यानी कि जो रेफरेंस का जो टेम्परेचर होता है वो उच्च होता है किसमें? ऊष्माक्षेपी में। तो देखिए ऊष्माक्षेपी यानी कि जो एक्सोथर्मल रिएक्शन होती है उसमें इस तरीके से इनका ग्राफ आता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और ये माना कि सैंपल का टेम्परेचर हमने कांस्टेंट माना यहाँ, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इस तरीके से रहता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इस तरीके से रहता है सैंपल का ग्राफ। तो सैंपल का ग्राफ हाई आना चाहिए और रेफरेंस के टेम्परेचर से। तो ये इसमें उल्टा दे रखा है, तो ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी DTA से पूछा है दोबारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर DTA इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इट इज़ नॉट यूज्ड एज ए फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको फिंगरप्रिंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। बाकी देखिए, इट इज़ यूज्ड इन मिनरल रिसर्च, इन फूड इंडस्ट्री एंड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो तीनों जगह इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है TGA एनालिसिस ऑफ CaC2O4H2O शोज़ हाउ मैनी वेट लॉस। तो देखिए, जब CaCO2O4H2O को जब हम हीट देते हैं तो ये 3 स्टेप दिखाता है। किस तरीके से? कि जो CaC2O4H2O फर्स्ट स्टेप में ये H2O अलग हो जाएगा, तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में जब इसको अपन हीट करेंगे तो ये बनेगा CaCO3 और इससे अलग हो जाएगा CO, यानी ये हो गया सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या होगा? इस CaCO3 से CaO और CO2 का फॉर्मेशन होगा, तो ये हो गया थर्ड स्टेप। यानी कि 3 स्टेप होते हैं इसके वेट लॉस में। सो करेक्ट आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड बाय। तो देखिए, जो रेडिएशन होती है वो अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल के द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है, उसके बाद ही तो वो एक्साइटेड होते हैं। तो अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल रेडिएशन को ऑब्जर्व करके और एक्साइटेड हो जाते हैं, तो आंसर सेकंड नंबर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है
द मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ रेडिएशन इन एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें ये होलो कैथोड लैंप यूज़ किया जाता है, इसे HCl भी बोला जाता है, होलो कैथोड लैंप। इसमें आर्गन और हीलियम गैस भरी रहती है, तो ये यूज़ होता है एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनट्रू स्टेटमेंट अबाउट एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो फर्स्ट देखिए, इट कैन डिटरमाइन एलिमेंट इन सॉल्यूशन। तो हाँ, ये डिटरमाइन करता है एलिमेंट्स को, और इसमें होता क्या है एक्चुअली कि किसी एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट और सॉल्यूशन पे डाली जाती है, सॉल्यूशन या सॉलिड, इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों फेज यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये रेडिएशन डाली जाती है तो वो कुछ रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन कर लेता है, लेकिन इसमें निश्चित वेवलेंथ की जो होती है एलिमेंट, निश्चित वेवलेंथ को ही ऑब्जर्व करता है, इसलिए इसमें सभी एलिमेंट को अपन एक साथ डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट को ही डिटेक्ट किया जा सकता है एक बार में, क्योंकि निश्चित वेवलेंथ इस पर निश्चित वेवलेंथ की रेडिएशन डाली जाती है, इसलिए इसका जो 4th नंबर आंसर है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इट कैन डिटरमाइन ऑल द एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में देखिए, अपन जब टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिखते हैं तो लिखते हैं HI = ESI, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर HI को अपन क्या लिख सकते हैं, P² + U, और फिर यहाँ पर P² की जगह अपन क्या लिख देते हैं, U, या फिर इसको V लिखा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी है ये। और फिर P की जगह अपन क्या लिख सकते हैं इसको कि H² / 2m, और डेल का स्क्वायर साई प्लस V साई, इस तरीके से लिखते हैं। अब हमें पता है कि H = क्या होता है, H क्या होता है, H/2π। तो H की जगह जब अपन H/2π लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, H² और 2 का स्क्वायर होगा तो 4, और इस 2 से इक्वल मल्टीप्लाई होकर के 8 आ जाएगा। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगी इसमें, ये 4th नंबर H² - H² / 8π² m del² + V। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए, पूछा है कोप रीअरेंजमेंट ऑफ हेक्सा-1,5 डाइन। तो हेक्सा-1,5 डाइन की स्ट्रक्चर ये होती है, और कोप रीअरेंजमेंट तो देखिए यहाँ से 1 2 3 1 2 3 तरह काउंट करते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये 3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट, यानी 3 नंबर कार्बन के बॉन्ड के बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है इसमें, तो ये कहलाता है 3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है और पूछा है कौन सी रिएक्शन है। तो इसमें देखिए 1,4-डाइन ब्यूटाडाइन, और ये एल्डिहाइड एक्रोलिन के साथ में, और एडिशन रिएक्शन दिखा रखी है। तो देखिए इस तरीके से होती है, ये डबल बॉन्ड यहाँ, फिर ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, इस तरीके से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, और ये रिएक्शन कहलाती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पूछा है 5-methyl-2-हेक्सेनोन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय एसिटोएसिटिक एस्टर। तो देखिए ये एसिटोएसिटिक एस्टर CH3, ये C++O, सॉरी ये CH2 C++O, और ये CH3, तो इससे फॉर्मेशन करना है 5-methyl-2-हेक्सेनोन का। तो देखिए जब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि ये यहाँ पे CH2, ये Br, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड जब इससे रिएक्शन करेगा, यहाँ से ये HBr निकल करके, और ये ग्रुप यहाँ पे आइसो ग्रुप ऐड हो जाएगा। उसके बाद में जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहाँ से ये CO2 और ROH के रूप में ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाता है, और इस तरीके से ये फॉर्म होता है कि ये CH2, उसके बाद ये CH2 C++O, और ये CH3, तो ये इस तरीके से रहता है, 5-methyl-2-हेक्सेनोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये 5 नंबर कार्बन है, तो ये 5-methyl-2-हेक्सेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन। तो देखो बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन में पर एसिड यूज़ लिया जाता है, पर बेंजोइक एसिड इसका एग्जाम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है कॉमन अब्जॉर्बेंट और स्टेशनरी फेज दैट कैन बी यूज्ड इन अब्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो अब्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम स्टेशनरी फेज के रूप में एल्यूमिना, सिलिका जेल और सेलुलोज पाउडर तीनों को ही यूज़ कर सकते हैं, सो इसका करेक्ट आंसर 4th नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पिकअप एन इम्यूनो एसिड। इम्यूनो एसिड कौन सा होता है? तो प्रोलीन जो है वो एक इम्यूनो एसिड होता है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, NH ग्रुप
और ये यहाँ से C++OH, तो ये IUPAC नेम प्रोलीन कहलाता है। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रखी है इसमें, एल्कोहल का कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्जन हुआ है CrO3 की प्रेजेंस में। तो ये जो रिएक्शन होती है वो सारेट ऑक्सीडेशन कहलाती है। सारेट ऑक्सीडेशन, CrO3 की प्रेजेंस में एल्कोहल का कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रिडक्शन ऑफ मेटाटोलोइक एसिड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स। देखो मेटाटोलोइक एसिड की स्ट्रक्चर ये होती है C++O और यहाँ से CH3। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होता है तो ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है एसिड ग्रुप, और यहाँ पे CH3। तो ये जो कहलाएगा मेटा मिथाइल बेंजाइल एल्कोहल। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा।